हेलो बच्चा पार्टी। चलो आज हम लोग नया सिस्टम पढ़ते हैं, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी जो टर्म है वो आया है एक्सक्रीशन से। एक्सक्रीटरी टर्म किससे आया है? एक्सक्रीशन से। और एक्सक्रीशन का मतलब अभी तक आप लोग यही समझते होंगे कि रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज व्हाट यू कॉल एज अ एक्सक्रीशन, पर वो गलत है। क्या होता है एक्चुअल बात एक्सक्रीशन के बारे में? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट। कौन सा वेस्ट होना चाहिए? नाइट्रोजिनस वेस्ट, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ, कौन कौन सा नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है? इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से इसी चीज का निकल जाना इज व्हाट यू कॉल एज अ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीट का मतलब ये होता है टू रिमूव। वो क्या करेगा? रिमूव कर देगा। तो जब जब हम एक्सक्रीशन बोल रहे हैं इसका मतलब क्या? वो जितना भी आपका वेस्ट था, नाइट्रोजिनस वेस्ट था, दैट इज अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, इसी का रिमूवल होता है। ठीक है। अब जब जब आप सुबह बाथरूम करने जाते हैं तो आपको लगता होगा कि वो वेस्ट जो निकल रहा है वो एक्सक्रीशन है, पर आप गलत समझ रहे हैं। जब भी आप सुबह सुबह लेटरिन जा रहे हैं, अब उसमें जो आप बार बार हम टर्म यूज करते हैं, उसके लिए टर्म यूज होता है फीकल मैटर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? फीकल मैटर। जो आप खाना सुबह खाकर टट्टी करने जाते हैं, दैट इज नॉट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब फिर क्या होता है? तो जो फीकल मैटर क्या होता है एक्चुअली में, जो सुबह आप कर रहे हैं वो है क्या, इसको भी थोड़ा पहले समझना पड़ेगा। तो उसको हम लोग बोलते हैं, जब सुबह जो भी खाना आप बाहर निकालते हैं, दैट इज अनडाइजेस्टेड फूड। वो कैसा फूड है? अनडाइजेस्टेड फूड है। अनडाइजेस्टेड का मतलब वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है। तो ऐसा कौन सा फूड है जो डाइजेस्ट नहीं होता है? तो समझते हैं पहले उसका एक बेसिक चीज। देखिए, हमारे में डाइजेस्ट नहीं होता है सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास बीटा अमाइलेज नाम का एंजाइम नहीं है। इसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए बीटा अमाइलेज, और हम लोग पास क्या है? अल्फा अमाइलेज। इसीलिए सुबह सुबह जब हम टट्टी कर रहे होते हैं तो एक्चुअली में क्या निकल रहा होता है? सेलुलोज। क्योंकि सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास एंजाइम नहीं है, हमारे पास बस अल्फा अमाइलेज है। ठीक है, वी डू नॉट हैव बीटा अमाइलेज। पर बहुत सारे रूमिनेंट्स होते हैं, उनके पास ये बीटा अमाइलेज होता है और वो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब सुबह सुबह जो निकल रहा है वो क्या है? सेलुलोज। ठीक है ना। अब हम क्यों बोल रहे हैं कि हम एक्सक्रीशन में हम सेलुलोज को नहीं ले रहे हैं, या सुबह सुबह जो हम लोग फीकल मैटर निकाल रहे हैं उसको नहीं ले रहे हैं? क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि जितना भी ये जो वेस्ट देख रहे हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये जो भी वेस्ट की बात हो रही है, ये वेस्ट हमारे सुसु करने के दौरान निकलता है, मतलब यूरिनेशन के दौरान निकलता है। दैट्स व्हाई सुसु इज मोर इंपॉर्टेंट देन टट्टी। यूरिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रिमूवल ऑफ द फीकल मैटर। क्योंकि मान लीजिए अगर आप वेस्ट नहीं निकालिएगा तो आपके बॉडी में क्या हो जाएगा? वो वेस्ट जमा होने लगेगा। जब वो वेस्ट जमा होने लगेगा तो आपको पता होना चाहिए इट इज हाईली डेंजरस। अमोनिया इसमें से सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, हाईली डेंजरस। उसके बाद ये मॉडरेट डेंजरस है और ये लीस्ट डेंजरस है। पर हमारे बॉडी में तो यूरिया निकलता है, तो बोलने का मतलब यही है कि अगर ये नहीं निकले कंटिन्यूस मैनर में, और ये कंटिन्यूस मैनर में किसके थ्रू निकलेगा? ये सारा का सारा रिमूव होगा विद द हेल्प ऑफ यूरिनेशन। यूरिन करने के दौरान ही क्या करेगा? वो सारा चीज निकलेगा। इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो बच्चा वाला है, यूरिन तो पता ही है आप लोग को। और किसी भी TION आ जाता है मतलब प्रोसेस, तो यूरिन करने का प्रोसेस को यूरिनेशन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, तो इसका मतलब अभी तक हम क्या समझे कि एक्सक्रीशन मतलब बॉडी का जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, अमोनिया एंड यूरिक एसिड, इसका निकलना, दैट इज व्हाट यू कॉल एज अ एक्सक्रीशन। ठीक है, समझ में आ गया आपको? और इसीलिए हम समझ गए कि यूरिनेशन के दौरान ये सब निकलता है, ना कि सुबह सुबह जो बाथरूम जा रहे हैं तब वो निकल रहा है। ठीक है, सबको क्लियर है?
अब थोड़ा सा हम इसको फंक्शन समझते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो पहला बेसिक फंक्शन तो आप लोग पहले से जानते हैं। पहला बेसिक फंक्शन क्या है, जो भी जस्ट हम लोग डिस्कस किए, टू रिमूव एक्सेस नाइट्रोजनस वेस्ट, टू रिमूव एक्सेस नाइट्रोजनस वेस्ट। अब ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट है। इसके अलावा भी बहुत सारा होता है, ठीक है ना, और आपको ये समझना है कि जो चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट है उसी को जनरली हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसका एक और काम है, ये ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब, फिर से ब्रेक कर लीजिए, ऑस्मो मीन्स वाटर, वाटर और सॉल्ट बैलेंस भी मेंटेन करता है ये, ठीक है। और सबसे खास बात, आपको जानकर शॉकिंग लगेगा, पर एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम ब्लड फॉर्मेशन में भी है, ब्लड फॉर्मेशन में भी इसका रोल होता है। समझ में आ गया, ब्लड फॉर्मेशन में भी इसका अपना रोल है, ठीक है, तो समझ में आ गया। उसके बाद एक्सेस जो सॉल्यूट होता है उसको भी रिमूव करता है, एक्सेस सॉल्यूट जो होता है उसको भी ये रिमूव करता है। तो बहुत सारा फंक्शन समझ में आ गया। एक्सेस नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालेगा, वाटर सॉल्ट बैलेंस में मेंटेन करेगा, ब्लड फॉर्मेशन भी करेगा। ये कैसे करेगा, तो होता क्या है हम लोग जानते हैं, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। अगर हम बात कर रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम या कोई भी तरह का सिस्टम, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम ले, एक्सक्रीटरी सिस्टम ले, उसमें एक कोई मेन ऑर्गन होता है और उसके साथ एक कुछ एसेसरी ऑर्गन्स होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन क्या है, इसका अगर हम मेन ऑर्गन की बात करें तो मेन ऑर्गन इसमें क्या है, किडनी, ठीक है। अब होगा क्या, किडनी स्टिमुलेट करता है ब्लड फॉर्मेशन को, किडनी स्टिमुलेट करता है, किडनी ही ब्लड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसीलिए आप गौर कीजिएगा, किडनी क्या करेगा, इरिथ्रोपोइसिस करवाएगा, इरिथ्रोपोइसिस। अब इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, बड़ा टर्म आ गया, ब्रेक कर दीजिए। इरिथ्रो मतलब हम लोग जानते हैं रेड ब्लड सेल वाला है, और पोइसिस मतलब फॉर्मेशन। किसी भी टर्म के लास्ट में अगर पोइसिस आ जाए उसका मतलब उसका फॉर्मिंग सेल है। तो उस प्रोसेस को, आरबीसी के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं इरिथ्रोपोइसिस। और आरबीसी इज अ टाइप ऑफ रेड ब्लड, टाइप ऑफ ब्लड ना, ब्लड में आ जाता है ना, तो वो ब्लड फॉर्मेशन में मदद कर दिया, ठीक है। एक्सेस सॉल्यूट या आयनिक बैलेंस को भी मेंटेन करता है हमारा बॉडी, ये तो लिख ही दिए, वाटर सॉल्ट बैलेंस, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं हम लोग जो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट्स है, क्या क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट्स है। हम लोग बोले इसका एक मेन ऑर्गन होगा सबसे पहले, जैसे कि ये है आपका किडनी, जो कि बीन शेप दिख रहा है। यहां से एक पतला सा पाइप निकलता है जिसको कहते हैं हम यूरेटर, क्या कहते हैं, यूरेटर, ठीक है। फिर यहां पर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और फिर लास्ट में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं यूरेथ्रा। तो बारी बारी से समझ लेते हैं, ये क्या है, अपना किडनी, ठीक है। इसके पास ये जो ट्यूब है इसको क्या कहते हैं, यूरेटर, और इसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। अब सबका क्या क्या काम है थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे से हम लोग। पहले किडनी है, तो किडनी कैसा दिखता है, बीन शेप्ड का है, ये तो बचपन से हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। उससे भी खास बात आप गौर कीजिएगा, किडनी में बीन शेप्ड हम बोल रहे हैं, इसमें आपका यहां से आपका जो भी यूरिन या फिल्ट्रेट है वो निकलेगा, कहां पर जाएगा, वो आपका यूरेटर में जाएगा। मतलब यूरेटर एक ट्यूब है, ट्यूब विच कैरी यूरिन और फिल्ट्रेट, आप बोल सकते हैं यूरिन और फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट मतलब जो चीज को फिल्टर किया जा रहा है, फिल्ट्रेट, ठीक है। वो कहाँ गया, वो जाके ये ट्यूब ये सेट किया, और ये ट्यूब कहाँ पहुंचा दिया यूरिन को, यूरिनरी ब्लैडर में। मतलब यूरिनरी ब्लैडर एक्ट्स एज अ स्टोरेज ऑर्गन,
एक्ट्स एज अ स्टोरेज ऑर्गन, वो स्टोर करता है, स्टोरेज ऑर्गन की तरह बिहेव करेगा, जो क्या स्टोर करेगा, यूरिन। अब यहां से यूरेथ्रा से बाहर बॉडी से चला जाएगा, ये क्या करेगा, यूरिन को आउटसाइड द बॉडी, या आउटसाइड द बॉडी लेके चला जाएगा। ठीक है, सिंपल है गेम। किडनी है, अब किडनी आप गौर कर रहे होंगे, ये किडनी थोड़ा ऊपर है, किडनी थोड़ा नीचे है। उसका कारण है आपका राइट किडनी थोड़ा छोटा ही होता है, इसके ऊपर लीवर प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना, इसीलिए वो थोड़ा दबा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा दबा रहता है, छोटा होता है पर मोटा होता है, ये थोड़ा लंबा होता है। अब हम लोग ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग, जैसे हम लोग समझे थे यूनिट हर चीज का बचपन से, तो उसी तरीके से इसका भी अपना एक यूनिट होता है। तो यूनिट ऑफ किडनी इज व्हाट यू कॉल एज अ नेफ्रॉन, उसी को कहते हैं हम नेफ्रॉन। अभी हम लोग पर्टिकुलर देखेंगे कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी समझेंगे और कैसे क्या काम होता है ये सब समझेंगे। उससे पहले हम लोग एक टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी पढ़ेंगे कि किडनी का कैसे टिपिकल स्ट्रक्चर होता है। व्हाट इज अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी? टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, देखिए हमें किडनी बना दे रहे हैं, सबसे पहले यहां पर जो कॉन्केविटी है, ये कॉन्केव नेचर का है, ऐसे अंदर में अंदर की तरफ है, इसी को कॉन्केव बोलते हैं ना। इस कॉन्केविटी को हम कहते हैं हीलम या हीलस, ठीक है। उसके बाद अंदर में जैसे हर चीज दो पार्ट में बढ़ता है, बहुत सारा ऑर्गन, आप देखिएगा बाहर पार्ट को हम कहते हैं कॉर्टेक्स और अंदर के पार्ट को कहते हैं हम लोग मेडुला। इनर पार्ट को क्या कहते हैं हम लोग? मेडुला, ठीक है। तो किडनी भी उसी तरीके से दो पार्ट से बढ़ता है, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो जैसे मान लीजिए ये बना देते हैं हम, तो बाहर वाला क्या हो गया? कॉर्टेक्स, और अंदर वाला क्या हो गया? मेडुला, ठीक है। अब जो बाहर कॉर्टेक्स है, तो कॉर्टेक्स जब जब हम बोल रहे हैं तो बाहर का है, और किडनी के लिए बायोलॉजी में वर्ड यूज होता है रीनल। तो ये बाहर वाला को क्या बोलेंगे? रीनल कॉर्टेक्स, और अंदर वाले को क्या बोलेंगे? रीनल मेडुला। सिंपल है। इसका जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, इसका एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, उस प्रोटेक्टिव कवरिंग का नाम क्या है? रीनल कैप्सूल। जैसे हम लोग हार्ट का क्या पढ़े थे? पेरिकार्डियम, उसी तरीके से इसका नाम क्या है? रीनल कैप्सूल, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ किडनी, कवरिंग ऑफ किडनी, किडनी का प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, यहां से छोटा छोटा डक्ट्स निकलता है। यहां पर पहले ऐसे ट्रायंगुलर पिरामिड्स होता है, ठीक है ना, ट्रायंगुलर पिरामिड्स होता है, ट्रायंगुलर पिरामिड्स होता है, ठीक है। इस ट्रायंगुलर पिरामिड्स को हम कहते हैं, अब ये अंदर में है, मेडुला में है, तो इसका नाम हो जाएगा मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। इसके उधर साइड से देखिएगा तो इधर इसको बेस बोलेंगे, इसके बेस में एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम लोग कहते हैं पैपेले, जिसमें से स्ट्रिएशंस मौजूद होता है, जिसको बोलते हैं पैपेले। क्या कहते हैं? पैपेले। इस रीजन को क्या बोल देंगे? पैपेले। और ये मेडुला में है तो इसको बोल देंगे मेडुलरी पैपेले, मेडुलरी पैपेले। क्या हम इसको रीनल पैपेले बोल सकते हैं? एकदम बोल सकते हैं, क्योंकि किडनी का ही है। मेडुलरी बोलेंगे तो ज्यादा सही होगा, और रीनल पैपेले भी बोल सकते हैं। उसी तरीके से मेडुलरी पिरामिड को रीनल पिरामिड भी बोल सकते हैं, रीनल पिरामिड। अब ये सारा स्ट्रक्चर से छोटा छोटा डक्ट निकलता है, छोटा छोटा डक्ट निकलता है, इससे छोटा छोटा डक्ट निकला, छोटा छोटा क्या निकला? डक्ट निकला। इस सारे छोटे छोटे डक्ट को हम कहते हैं माइनर कैलिक्स,
माइनर कैलिसेस, अगर सब साथ में आ गया है तो प्लूरल में माइनर कैलिसेस। ये सारा छोटा छोटा डक्ट आपस में ज्वाइन हो जाता है और एक बड़ा डक्ट बनाता है जिसका नाम होता है माइनर कैलिसेस, मिल के क्या बनाता है, मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिसेस। ठीक है, और ये सारा मेजर कैलिस बन के एक ब्रॉड रीजन में खुलता है जिसका नाम है पेल्विस। इसको क्या कहते हैं, पेल्विस। ठीक है ना, मेजर कैलिक्स इसमें खुला, पेल्विस में। और ये पेल्विस जब यहां खुल गया उसके बाद तो हम लोग को पता ही है यहां से क्या गुजरता है, आपका यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है। मतलब यूरिन का फ्लो अगर पता करना है हम लोग को तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर, फ्लो ऑफ यूरिन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो फ्लो ऑफ यूरिन जाता है, सबसे पहले यूरिन बन रहा है रीनल पिरामिड में, रीनल पिरामिड से कहां पहुंचा, रीनल पैपले, उसके ऊपर वाला पार्ट जो बेस में हम बात कर रहे हैं, रीनल पैपले। रीनल पैपले से कहां गया, आपका माइनर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, कैलिसेस, सारा माइनर कैलिक्स मिलके क्या बना लिया, मेजर कैलिसेस। और सारा मेजर कैलिसेस किस रीजन में खुला, पेल्विस। और पेल्विस के बाद तो आपको पता ही है यूरेटर, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के बाद आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए कि फ्लो कैसे काम करता है। ठीक है ना, अब होता क्या है, कॉर्टेक्स रीजन में कुछ कॉर्टेक्स रीजन में आपका डॉट 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 अपीयरेंसेस होता है, डॉट 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 डॉट, यही डॉट डॉट अपीयरेंसेस अगर कॉर्टेक्स में होता है, कॉर्टेक्स मतलब बाहर वाला पार्ट, यही कॉर्टेक्स वाला अगर कहीं मेडुला में भी घुस जाए, अगर मान लीजिए मेडुला वाला में घुस गया तो इसका नाम हो जाएगा कॉलम ऑफ बर्टिनी, कॉलम ऑफ बर्टिनी। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं, ये जो कॉन्केव नेचर है उसको बोलते हैं हीलम और हीलस। उसके बाद अपना किडनी दो रीजन बटा हुआ है, कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स मतलब बाहर वाला पार्ट, मेडुला मतलब अंदर वाला पार्ट। इसको बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स, किडनी के लिए जो टर्म यूज होता है उसको बोलते हैं रीनल। तो रीनल कॉर्टेक्स और बाहर और अंदर वाला रीनल मेडुला। इसका प्रोटेक्टिव कवरिंग का नाम क्या है, रीनल कैप्सूल। सबसे पहले ट्रायंगुलर पिरामिडल स्ट्रक्चर है जिसका नाम है मेडुलरी पिरामिड या रीनल पिरामिड। उसके बेस में जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है रीनल पैपले या मेडुलरी पैपले। उससे एक डक्ट निकलता है जिसको बोलते हैं माइनर कैलिक्स, छोटा सा डक्ट है। सारा छोटा छोटा डक्ट मिलके बड़ा डक्ट बना देता है जिसका नाम होता है मेजर कैलिक्सेस। और मेजर कैलिक्स एक जगह में ब्रॉड रीजन में खुलता है जिसका नाम है पेल्विस। पेल्विस से फिर यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से फिर यूरिन बाहर। इसका मतलब है, एक चीज और समझना है आपको कि जब हम ये बना रहे हैं, यूरेटर इतना मोटा दिखा दिए, एक्चुअली में यूरेटर 6 mm का बस होता है, उससे बड़ा नहीं होता है। ठीक है ना, बहुत छोटा होता है। ठीक है, अभी तक क्लियर हो गया यहां तक पूरा सिस्टम। अब हम लोग देखेंगे यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज नेफ्रॉन, यूनिट ऑफ किडनी, जिसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, समझ में आ चुका है, अभी तक क्रिस्टल क्लियर है। अब देखिए, जब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, एक ऐसे यहां पर कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसका नाम होता है, इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर का नाम क्या है, बोमेन्स कैप्सूल। इसको क्या कहते हैं हम लोग, बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, उसके बाद यहां पर ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। मतलब कि कितना नेफ्रॉन होता है, 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी ना। मतलब हम एक प्रॉपर यूनिट देख रहे हैं, जैसे सेल का डायग्राम बनाते हैं ना, इसका हमारा बॉडी का यूनिट है, उसी तरीके से किडनी का जो सबसे छोटा यूनिट है उसको बोलते हैं नेफ्रॉन, उसी का बना रहे हैं हम लोग। यहां से एक ट्यूब
घूमता है पहली बार घूमा, ये ट्यूब यहाँ पर पहली बार टर्न हुआ, पहली बार क्या हुआ, टर्न हुआ, इसका नाम हो जाता है PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। समझ लेते हैं, प्रॉक्सिमल मतलब पहली बार, पहले, कॉन्वोल्यूटेड मतलब टर्न, पहली बार जो टर्न हुआ है ऐसा ट्यूब को कहते हैं PCT। सिंपल है। अब ये PCT आपका, ये PCT जो आपको दिख रहा है, ये PCT एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है। ये PCT जो होता है एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब हो जाता है यहां से, और एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम है लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली। ठीक है, उन्हीं के नाम पे बनाता है लूप ऑफ हेनली। और उसके बाद यही जो लूप ऑफ हेनली है ये फर्दर फिर से टर्न होने का टाइम आ गया इसका, ये ऊपर जाता है 1 2 3, फिर से टर्न हुआ, फिर से यहां पर टर्न हुआ। इस बार इस टर्न का नाम है DCT, मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल का मतलब एंड, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब फिर से टर्न, और ट्यूब्यूल का मतलब ट्यूब। तो लास्ट में जो टर्न हुआ है दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ DCT। ठीक है, और बहुत सारा DCT एक जगह जाके ज्वाइन हो जाता है, बहुत सारा DCT बोल रहे हैं, बहुत सारा DCT एक जगह जाके ज्वाइन हो जाता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ कलेक्टिंग डक्ट। उसको क्या कहते हैं हम लोग, कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है ना, बहुत सारा DCT, मतलब इधर भी DCT जुड़ रहा होगा, उधर से भी DCT जुड़ रहा होगा, बहुत सारा DCT मिलके बनाता है। अब ये समझ में आ गया बोमेन्स कैप्सूल कब शेप्ड स्ट्रक्चर है। अब इसमें देखिए, आप लोग हार्ट पढ़े हैं, हार्ट में आपको पता होगा हम बोलते थे कि वो ब्लड वेसल जो हार्ट की तरफ लेके आ रहा है उसका नाम वेन था, और जो हार्ट से दूर लेके जा रहा है उसका नाम था आर्टरी। अगर हम बोल रहे हैं कि आर्टरी हार्ट से दूर लेके जा रहा है, मतलब किसी ऑर्गन के तरफ लेकर आ रहा होगा, तो किसी ऑर्गन की तरफ लाने वाला का नाम हो जाएगा रीनल आर्टरी, रीनल फॉर किडनी। तो किडनी में जो किडनी की तरफ पे जो ब्लड लेके आ रहा है उसका नाम है रीनल आर्टरी। हार्ट की तरफ नहीं, हार्ट से दूर मतलब किडनी की तरफ, किसी ऑर्गन की तरफ, तो ऑर्गन कौन सा है, किडनी, किडनी की तरफ। और हम बताए थे आर्टरी जब टूटता है उसको कहते हैं आर्टेरियोल, किसमें टूटता है, आर्टेरियोल में। तो देखिए यहीं से इसका ब्लड वेसल्स का हम लोग फ्लो समझते हैं। यहां पर जो ब्लड लेके आता है, और ब्लड लाने का क्या जरूरत है, तो इस तरीके से समझिए कि ब्लड आपका बस ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड बस नहीं करता है, वेस्ट भी वही कंटेन करता है, वही निकालता है, तो वेस्ट भी वही कंटेन कर रहा है। तो यहां पर जो लाने वाला होता है उसके लिए हमेशा नाम होता है एफरेंट आर्टेरियोल। उसको क्या कहते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल। हम समझ गए एफरेंट आर्टेरियोल क्यों, तो रीनल आर्टरी टूटा किसमें, आर्टेरियोल में, और वही ब्लड लेके आ रहा है। लाने वाले को हमेशा कहते हैं एफरेंट, और ले जाने वाले को हमेशा कहते हैं इफरेंट। ले जाने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, इफरेंट। इसका नाम क्या हो गया, इफरेंट आर्टेरियोल। कहीं भी जैसे हम लोग 3 तरह का न्यूरॉन पढ़े थे, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन। सेंसरी को एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं क्योंकि वो लाता है, और इफरेंट बोलते हैं आपका मोटर न्यूरॉन को। उसी तरीके से ये इफरेंट आर्टेरियोल हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये पाइप बहुत मोटा दिख रहा है आपको, ब्रॉड पाइप है, और यहां पाइप बहुत पतला हो गया है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर कहां बन जाएगा, इस बोमेन्स कैप्सूल पे, इस बोमेन्स कैप्सूल पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ एक टफ कैपिलरीज होता है जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। टफ कैपिलरीज, बहुत सारा कैपिलरीज का टफ्ट होता है।
अब होगा क्या, जब प्रेशर इस पे बिल्ड हो गया तो इसके अंदर का, अब इसके अंदर का मटेरियल को हम क्या कहेंगे, जिसको फिल्टर करना है उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। जिसको हमको फिल्टर करना था उसको क्या कहें, फिल्ट्रेट। अब प्रेशर इस पे पड़ गया तो सारा का सारा जो फिल्ट्रेट था वो कहां पास हो गया, इसके अंदर। कहां चला गया, इसके अंदर चला गया। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखते हैं हम लोग ब्लड का पहले फ्लो देख लेते हैं, उसके बाद वो प्रोसेस बताएंगे। ये एफरेंट आर्टियोल यहां से गुजरा, यहां से गुजरा, ठीक है। इस ब्लड, पहले फिल्ट्रेट का मूवमेंट देख लेते हैं। फिल्ट्रेट का मूवमेंट कहां है, अगर ये फिल्ट्रेट अंदर पहुंच गया है तो पहले कहां जाएगा, पीसीटी में, पीसीटी में जाएगा। ठीक है, इसको अगर लूप ऑफ हेनली बोले हैं यू शेप स्ट्रक्चर को, तो अगर यहां फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जा रहा है, अगर यहां पर फिल्ट्रेट, यहां पर फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जा रहा है और यहां फिल्ट्रेट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्या इसको बोल सकते हैं, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। सॉरी, नीचे की तरफ जा रहा है तो डिसेंडिंग है ना, इसको बोलेंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। और ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली। ठीक है, फिर इधर से इधर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऐसे करके जाते जाते हमें अल्टीमेटली कहाँ निकल जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में। अब देखते हैं ब्लड वेसल, ब्लड का फ्लो। ब्लड यहां से पार किया, पहले कहाँ गया, पीसीटी में, घूमी घूमी किया पीसीटी में, बहुत बढ़िया, घूमी घूमी कर रहा है पीसीटी में। पीसीटी से जाना चाहिए था लूप ऑफ हेनली में, पर नहीं जाएगा, पीसीटी से कूद जाएगा डीसीटी में, डीसीटी में कूद जाएगा, और डीसीटी में जाते जाते फिर आपका लौटेगा, और डीसीटी से फिर जाएगा कहां पर, आपका लूप ऑफ हेनली की तरफ से गुजरेगा। अब गुजरा कहां से, लूप ऑफ हेनली से, और लूप ऑफ हेनली से फिर ये निकल गया इधर, लूप ऑफ हेनली से निकला। देखिए अब ध्यान से समझिए, जो ब्लड का वेसल्स पीसीटी एंड डीसीटी की तरफ से गुजरता है, इस ब्लड का कैपिलरीज को बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। अब समझ लीजिए क्यों बोल रहे हैं, पेरी मीन्स बाहर, तो ये दोनों बाहर, ऊपर ऊपर का लेयर है, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, और जो ब्लड का वेसल आपका लूप ऑफ हेनली से गुजर रहा है, इसका नाम होता है वासा रेक्टा। इसको क्या बोल देंगे, वासा रेक्टा। अब ब्लड का फ्लो देखिए, एफरेंट से आया था, इफरेंट से निकल रहा है, फिर पीसीटी में गया, ठीक है, फिर कहां गया, पीसीटी में, फिर कहां गया, पीसीटी में जा रहा है, पीसीटी से कहां पहुंच गया, डीसीटी में, कहां पहुंच गया, डीसीटी में पहुंच गया। ठीक है, डीसीटी से फिर कहां गया, इधर नीचे और इधर ऊपर। तो क्या हम इस वासा रेक्टा को डिसेंडिंग वासा रेक्टा बोल सकते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, और ये ऊपर जा रहा है तो इसको क्या बोल देंगे, असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ठीक है, अब यहां पर ये जो था, ये बनाएगा बहुत सारा मिलके बनाएगा रीनल वेन्यूल। क्या बना लेगा, रीनल वेन्यूल, और वेन्यूल वेन का छोटा भाई था, किडनी वाला। अब वेन यहां से मिलकर बनाएगा बहुत सारा रीनल वेन मिलके बनाएगा क्या, रीनल वेन। रीनल वेन्यूल मिलके क्या बनाया, रीनल वेन, और रीनल वेन अल्टीमेटली कहां चल जाएगा, ये रीनल वेन निकला और यहां से गया वो इंफीरियर वेना कावा पे। किडनी हार्ट से नीचे होता है कि ऊपर, तो अब नीचे से फिर से ब्लड कहां जाएगा, वही राइट एट्रियम में। तो इस तरीके से किडनी इज ऑल्सो कनेक्टेड टू हार्ट। समझ में आ गया। अब हम लोग ये पूरा फ्लो समझते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। तो हम जब बोले कि इसके अंदर का फिल्ट्रेट बहुत हाई प्रेशर में क्या हुआ कि उसका जितना यूजफुल चीज था और नॉन यूजफुल चीज था, दोनों का दोनों बाहर कर दिया। तो पहला जो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, कि कैसे एक्सक्रीशन होता है ये समझना है, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, कैसे एक्सक्रीशन होता है। तो पहला स्टेप को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होगा, देखिए नाम से समझ में आ रहा है, अल्ट्रा मतलब बहुत हाई स्पीड में कोई चीज करता है, और फिल्ट्रेशन तो ये एक ऐसा नॉन बायस्ड प्रोसेस है। नॉन बायस्ड मतलब किसी का पक्षधर नहीं है,
ये करता क्या है कि जब एफरेंट आर्टेरियल मोटा और इफरेंट आर्टेरियल पतला, तो होगा क्या कि सारा का सारा चीज पास हो जाएगा, यूजफुल भी पास होगा और नॉन यूजफुल भी पास हो जाएगा, दोनों का दोनों चीज पास कर जाएगा। अब बताइए कि यूजफुल और नॉन यूजफुल दोनों पास कर जाएगा तो क्या हमारा बॉडी जिंदा रह पाएगा? नहीं। तब दूसरा स्टेप आएगा, दैट इज व्हाट यू कॉल एज अ रीएब्जॉर्प्शन। वो क्या करेगा? रीएब्जॉर्ब करेगा। तो देखिए यहां पर इस स्टेप में क्या होगा, पीसीटी यहां पर क्या करेगा, ये दोबारा से ब्लड, ये जब ये सब इसमें आ गया था, पीसीटी इसमें देने लगेगा ब्लड को, बोले लो भाई ब्लड गुजरो। अब समझ में आया ब्लड को इसके पास पास क्यों था? क्योंकि उसको रीएब्जॉर्ब करने दिया गया कि ले लीजिए वापस, इतना नहीं चाहिए हमको। तो क्या किया पीसीटी में बोला जाता है पीसीटी इज द साइट फॉर मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन, साइट ऑफ मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन, सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन यही होता है। दोबारा से सारा चीज को ले लिया, रीएब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है ना। और उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, तो जो जितना भी चीज था वापस लिया। तीसरा स्टेप को बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन। बाद में दोबारा याद आता है ट्यूबुलर सिक्रेशन, दोबारा से याद आता है कि नहीं भाई साहब, अब जो नॉन यूजफुल, प्रॉपर जो नॉन यूजफुल चीज है उसको वापस से हम भेज देते हैं। तो वापस से ब्लड से कहाँ चला गया, इसमें डाल दिया जाएगा, वापस से ब्लड में, वापस से पीसीटी और रिसोम में डाल दिया जाएगा। अब दो तरह का रीएब्जॉर्प्शन होता है, ये समझना है। देखिए रीएब्जॉर्प्शन भी दो पार्ट में बढ़ता है, एक को बोलते हैं ऑब्लिगेटरी रीएब्जॉर्प्शन, ऑब्लिगेटरी रीएब्जॉर्प्शन, और दूसरा को बोलते हैं आपका फैकल्टेटिव रीएब्जॉर्प्शन, फैकल्टेटिव रीएब्जॉर्प्शन। ऑब्लिगेटरी कब बोलते हैं? ऑब्लिगेटरी का मतलब पता होगा आप लोग को, ऑब्लिगेटरी का मतलब नेसेसरी, मतलब यहां तो होना ही होना है। तो ये कहां होता है? पीसीटी और लूप ऑफ हेनली में, मतलब कि यहां पर वापस उसको लेना ही पड़ेगा। इसका क्यों लेना पड़ रहा है? रीएब्जॉर्प्शन करने से पहले एक चीज और समझना है, ये जो हाई प्रेशर में डाल दिया था ना यहां पर, इसको हम कहते हैं जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और एक्चुअली में जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है वो 180 लीटर पर डे हो गया है। 180 लीटर हम निकाल देते हैं, और अल्टीमेटली यूरिन कितना निकल रहा है? 1.5 से 2 लीटर। तो एक्चुअली में ये कैसे हुआ? इसका मतलब है कि बहुत सारा चीज रीएब्जॉर्ब हुआ होगा, बहुत सारा चीज क्या हो गया होगा? रीएब्जॉर्ब हो गया है। तो यही जो 2 लीटर आपको दिख रहा है, एक्चुअली में क्या है, यहीं पर पीसीटी एंड लूप ऑफ हेनली जो है ये क्या करता है आपका? फैकल ऑब्लिगेटरी रीएब्जॉर्प्शन शो करता है। और आपका डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट जो है, ये कलेक्टिंग ट्यूब, ये आपका शो करता है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव मतलब एज पर नीड, अगर जब जरूरत पड़ेगा तब वो वापस से रीएब्जॉर्ब करेगा, नहीं तो फिर नहीं करेगा, ठीक है। तो 3 तरीके से हमारा एक्सक्रीशन काम करता है। सबसे पहले क्या हुआ, एफरेंट आर्टेरियल एक ब्रॉडर ट्यूब था, ठीक है, इफरेंट आर्टेरियल पतला था, प्रेशर बिल्ड्स ऑन बोमेंस कैप्सूल, इस बोमेंस कैप्सूल पे प्रेशर पड़ गया, सारा का सारा फिल्ट्रेट कहां आ गया आपका? ये कैप्सुलर स्पेस में, स्पेस को बोलते हैं कैप्सुलर स्पेस। उसके बाद यहां से क्या हुआ कि जब सारा का सारा प्रेशर निकाल दिया, वो कितना निकाला? 180 लीटर पर डे, इसी को बोलते हैं जीएफआर, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब ये जब सारा चीज आ गया तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमारा बॉडी में यूजफुल और नॉन यूजफुल चीज दोनों निकल गया। तो अगर यूजफुल भी निकल जाएगा तो हमारा बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो होता क्या है कि यहाँ पर पीसीटी और डीसीटी के पास में रीएब्जॉर्प्शन होता है, वापस से ये चीज यूजफुल चीज वापस करता है कि ले लो, नहीं तो नहीं दिक्कत हो जाएगा, वापस देता है। फिर लास्ट में ट्यूबुलर सिक्रेशन में वापस से जो नॉन यूजफुल चीज था उसको हम अल्टीमेटली ट्रांसफर कर देते हैं, दैट इज व्हाट यू कॉल एज। और जो ब्लड का कैपिलरीज आपका पीसीटी एंड डीसीटी की तरफ से गुजरता है उसका नाम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है, और जो ब्लड का कैपिलरीज आपका लूप ऑफ हेनली से गुजरता है उसका नाम है वासा रेक्टा। अब आप एक और गौर कीजिएगा, जब जब आप बहुत ज्यादा सॉल्ट खाते हैं ना तो आपको बहुत तेज प्यास लगता है। तो ऐसा क्यों है? इसका कारण है हमारा किडनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहले ही आपको फंक्शन बताए थे कि किडनी का एक जो मेजर फंक्शन है, वो मेजर फंक्शन क्या था? आयनिक बैलेंस, सॉल्यूट बैलेंस, सॉल्ट बैलेंस बताए थे ना। तो सॉल्ट बैलेंस कैसे करता है समझाते हैं। देखिए आप गौर कीजिएगा, 3 लेवल पर अपोजिट काम हो रहा है। सबसे पहले
यहाँ पर डिसेंडिंग लिप ऑफ लूप ऑफ हेनली और असेंडिंग वासा रेक्टा, ये आपस में अपोजिट है। यहाँ भी ये ऊपर ये नीचे। सोचिए लिम्ब ऑफ लूप, ये लूप ऑफ हेनली आपस में अपोजिट, वासा रेक्टा आपस में अपोजिट, और ये दोनों भी आपस में अपोजिट। तो अब ये जितना लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली है, अब ये अलग अलग चीज के लिए परमेबिलिटी शो करता है, कौन किसके लिए परमेबल है। इसीलिए आप समझिएगा कि इसको को बोलते हैं हम लोग, 3 लेवल पे जो काम होता है इसी को बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म। और इसी मैकेनिज्म के चलते जब जब आप बहुत ज्यादा सॉल्ट या चिप्स खा लेते हैं, बहुत ज्यादा चिप्स खा लीजिएगा तो देखिएगा आपको बहुत तगड़ा प्यास लगेगा। तो वो इसलिए लगता है क्योंकि यहीं पर ये मैकेनिज्म काम करता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म, और सारा चीज हो जाता है। चलिए इतना के लिए धन्यवाद।